बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी के सामने महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा? इस तरह के सवाल आप लोगों के जहन में होंगे, निश्चित रूप से होंगे। चुनावी साल है, हर कोई जानना चाहता है कि मेरा नेता किस सीट पर बड़ी तैयारी कर रहा है और मैं उसमें कैसे सहयोग कर सकता हूं, और विपक्ष सोचेगा कि उसको हरा कैसे सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी किस सीट से तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी, दर्शकों का भी स्वागत है। सर, हम चाहेंगे कि आप शुरुआत से जरा समझाइए सम्राट चौधरी की 25 की क्या तैयारी। अभी तो डिप्टी सीएम है, मन में ख्वाहिश तो मुख्यमंत्री बनने की भी होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि पहले वो बिहार का ये चुनाव भी लड़े और अपनी उपयोगिता भी साबित करे। तो कहां से उनके नाम की चर्चा हो रही है, फाइनल किस सीट से वो दावेदारी कर सकते हैं? लेकिन सम्राट चौधरी नजर गड़ाए हुए हैं पटना साहिब पर। वो सीट जो लगातार 95 से लेकर आज तक नंद किशोर यादव का सीट है। मतलब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष, लगातार मंत्री है रहे नीतीश कुमार की सरकार में। तो ऐसे नंद किशोर यादव जो 95 से अभी तक 25 हो आ गया, 30 साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, वैसी नंद किशोर यादव की सीट पर नजर टिकी हुई है सम्राट चौधरी की। और सम्राट चौधरी चाह रहे हैं कि चूंकि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े पटना साहिब में, इसीलिए पटना साहिब से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो अपना गृह क्षेत्र जो परबत्ता है, उनका विधानसभा सीट खगड़िया में, वहां पर जूतम तैयार हो रहा है। आप देख लीजिए, वहां पर जो जदयू के जो विधायक हैं संजीव सिंह, ठीक है, और जो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं राजेश वर्मा, के बीच किस तरीके से तलवार खींची हुई है, किस प्रकार की बयानबाजियां हो रही है, जातिगत टिप्पणियां हो रही है एक दूसरे पर। ठीक है, कोई किसी को कह रहा है 5 करोड़ में टिकट खरीदा, कोई कहा 10 करोड़ में खरीदा। तो इस तरह के जो, तो उसमें सम्राट चौधरी बचना चाहते हैं। लगता है उनको कि वहां जाकर कहीं इज्जत ना फंस जाए, प्रतिष्ठा ना फंस जाए। ठीक है, डिप्टी सीएम होते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं और हार जाए तो डिप्टी सीएम तो जाएगी, साथ साथ अगर भविष्य में अगर कभी कुछ मिलना है इससे बड़ा, तो वो भी मौका हाथ से निकल जाएगा। तो पटना साहिब जैसी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं सम्राट चौधरी, और उस पर उनकी नजर टिकी हुई है। यहाँ का जाति समीकरण अगर समझे पटना साहिब का, तो क्या देखते हैं, ताकत कौन कौन सी जातियों की यहाँ ज्यादा दिखती है? देखिए अर्पिता, सबसे पहला चीज क्या है कि जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कुम्हरार विधानसभा सीट के बारे में भी, ठीक है, तो पटना साहिब विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सर्वाधिक सुरक्षित सीट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है उसका कारण मैं बता रहा हूं। यहां पर अगर हिंदुओं में देखेंगे अगर, तो सबसे अधिक आबादी, लगभग 90,000 की आबादी वैश्य वर्ग की है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर कुशवाहा जाति आती है, नंबर 3 पर वहां यादव समाज के लोग हैं। और उससे बड़ी बात है कि यादव समाज, यादवों की वोट जितनी है उससे ज्यादा मैं कहूं वहां पर जिसको आप हिंदू वोट कहती है ना, हिंदू वोट, मतलब उसको जाति से कोई मतलब नहीं है, वो बीजेपी का कमल देखता है, बीजेपी समर्थित वोट। हाँ, वो केवल कमल देखता है, कैंडिडेट कौन है नहीं है, किस जाति का है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे वोटर्स की संख्या वहां बहुत ज्यादा है, इसीलिए 30 वर्षों से लगातार वहां पर नंद किशोर यादव का साम्राज्य बना हुआ है। बल्कि बशर्ते की उनकी अपनी जाति की संख्या जो है लगभग 10% ही है। वहां यादवों की संख्या लगभग 10% ही है। पटना साहिब की में लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के बीच मतदाता है अर्पिता, लेकिन उसमें मात्र 30 से 35 हजार वोट जो है यादवों का है। फिर भी नंद किशोर यादव वहां यादव के वोट से नहीं जीतते, वहां वो बीजेपी के वोट से जीतते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात है, मजबूत है इस सीट पर, बीजेपी का वोट इतना मजबूत है, इसलिए महागठबंधन के लिए भी चुनौती होगी। पहली बात। दूसरी बात कि सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी का मजबूत चेहरा। तो क्या लगता है अगर पटना साहिब पर सम्राट चौधरी की नजर है तो महागठबंधन
वहां से किसको तैयारी कर रहा होगा चुनाव लड़वाने की? महागठबंधन के पास थोड़ा सा स्थिति ठीक होगी कि अगर कोई गैर कुशवाहा लड़े या फिर कोई वैसे वर्ग का अगर उम्मीदवार दे दे महागठबंधन, तो थोड़ी सी, वैसे वैसे वोट बहुत हद तक बटता नहीं है। वो 80% वोट जो है वो भी कमल का फूल ही देखता है, वो बीजेपी ही देखता है। ठीक है, वो कैंडिडेट के नाम पर नहीं बदलता, लेकिन फिर भी 20% तो जाएगा, वैसे वर्ग के वोट काटेंगे। ठीक है, अगर राजद या कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो सबसे आसान स्थिति हो जाती है बीजेपी के लिए जब अगर कहीं कोई मुसलमान वहां से उम्मीदवार आ जाए। ठीक है, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाती है, तब जीत का मार्जिन 50,000 60,000 से ज्यादा हो जाता है, कोई मुस्लिम उम्मीदवार आ गया तो। हाँ, एक बार बीजेपी को, केवल नंदकिशोर यादव को इधर 30 वर्षों के दौरान थोड़ी सी परेशानी हुई थी, वो हुआ था 2015 में, जब वहां से बीजेपी का ही परेशानी इसलिए नहीं हुई थी कि कैंडिडेट राजद का था, बल्कि परेशानी इसलिए हुई थी कि बीजेपी का ही एक बड़ा नेता सत्येंद्र कुशवाहा वहां आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ गए, और इस कारण से नंदकिशोर यादव को थोड़ा पानी पिला दिया था। 2,500 3,000 वोट से लगभग मात्र जीत हो पाई थी, किसी तरीके से इज्जत बच गई थी नंदकिशोर यादव की। बिल्कुल, इस सीट पर काफ़ी दिलचस्प समीकरण रहे हैं, लेकिन बीजेपी अच्छी खासी मजबूत है। शायद इसीलिए सम्राट चौधरी इस सीट को काफ़ी महफूज़ मानते हैं और इसीलिए यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। अब ये दिलचस्प होगा कि यहाँ से महागठबंधन किसको चुनावी मैदान में उतारेगा। सम्राट अपनी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी भी कहीं न कहीं टिकट दे ही देगी, क्योंकि नंदकिशोर यादव के टिकट कटने की चर्चाएँ भी लगातार होती रही हैं। प्रदीप जी, इस सीट पर आगे भी काफ़ी कुछ होगा, उस पर भी बात करेंगे। अभी तो उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने बाकी है और टिकट फाइनल किसको मिलेगा ये भी होना बाकी है, लेकिन चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल इस बातचीत को यहीं पर रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।